Hello students, how are you all? This is the third lecture of chapter number 2 of class 10 science, that is acids, base and salts. In acid, base and salts, we have learnt about the definitions of acid and base, somewhat the difference of acid and base, chemical properties of acids, and now today we are going to learn about the chemical properties of base. So the first property that is chemical properties of base. Now the first property of base, that is reaction. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्शंस ऑफ बेस विथ सम कंपाउंड्स. तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कौन सा एसिड कौन सा देखा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल. सो वी आर गोइंग टू लर्न सेम थिंग, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ metal, reaction of base with metal. So the reaction of base, let us take the example of base NaOH, another also NaOH. यहाँ पे दो ही रिएक्शंस हमें ध्यान में रखने हैं, that is Al. क्लियर? इन दोनों रिएक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे याद दिलवाना चाहता हूँ that whenever there is a reaction of acid with metal or a base with metal, metal is high reactive as compared to the hydrogen. Hydrogen is also present in acid, hydrogen is also present in base. What are the example of acid? HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, it all of them starts with H and they do possess hydrogen in it. Similarly, there are hydrogen in the base, NaOH, KOH, ZnOH twice, MgOH twice. So there is also base and all the metals are high reactive as compared to the hydrogen. तो यहाँ पे होता है displacement reaction. That high reactive element displaces the low reactive element. तो Zn किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को. तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2. अब ये तो कैसा बकवास केमिकल फॉर्मूला बना, कैसे बना वो तो पता नहीं है. लेट अस फाइंड आउट. सी NaOH को कौन डिस्प्लेस करता है? Zn. For a formation of the chemical formula, last year 9th standard में हमने कुछ rules पढ़े थे, how to write a chemical formula or rules to write a chemical formula. The first rule that the positive ion should be written first. तो हम ऑक्सीजन को पीछे जाने देते हैं, Zn को आगे ले लेते हैं. तो सबसे पहली चीज NaZnO हो गया. सो क्योंकि Na भी पॉजिटिव है, Zn भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है. क्लियर? सेकेंड थिंग that the charges should be balanced. कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. व्हाट इज द चार्ज ऑफ सोडियम? दैट इज +1. व्हाट इज द चार्ज ऑफ जिंक? दैट इज +2. व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज -2. क्लियर? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? +3. टोटल नेगेटिव चार्ज -2. तो अगर मैं सोडियम को 2 कर दूं, इनको बैलेंस ही करना है ना, तो जुगाड़ ही लगाना है कुछ. तो अगर सोडियम 2 हो जाएंगे तो प्लस चार्ज कितना हो जाएगा? +2 फॉर सोडियम और एक जिंक का भी +2. सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +4. तो ऑक्सीजन को डबल कर दो तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -4. सो द चार्ज हैज बीन बैलेंस. तो Na2ZnO2, Na2ZnO2 फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज. इसे क्या कहते हैं हम? इसे भी हम कहते हैं सॉल्ट. इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ salt. So when base reacts with metal, it forms salt. Similarly यहाँ पे NaAlO2, Na का चार्ज +1, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, सो टोटल हुआ +4. तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो -4. सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस. तो इसमें Na2 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकेला Na होगा तो चलेगा. सो नाउ अगेन लास्ट में आपको जो बैलेंसिंग करना है कर लेना, बाद में देखेंगे बेटा. लेकिन यहाँ पे देख लेते पहले कि यहाँ पे ये जो चीज पॉसिबल है तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट बिकॉज आगे H नहीं है, पीछे OH नहीं है, तो सॉल्ट ही होगा. प्लस डाइहाइड्रोजन गैस. क्लियर? लेकिन पहले वाले जो सॉल्ट थे वो तो हमारे काफी सिंपल सॉल्ट थे.
NaCl, MgCl2, CuSO4, Na2SO4, ZnSO4, MgSO4, CaCO3, MgCO3, जिसमें सिर्फ एक ही मेटल आता था, जिसमें सिर्फ एक ही मेटल आता था। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखो, जिसमें मेटल्स कितने थे कोई भी सॉल्ट में, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे तो दो पॉजिटिव आयन आए, कितने आए? देयर आर टू पॉजिटिव आयंस। तो दिस सॉल्ट्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस सॉल्ट्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। वैसे तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आते हैं, बट दिस आर ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। देयर आर मोर देन वन पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन इट। क्लियर? लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपको सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं लिखना है, आपको तो पहले सेंटेंस लिखना है दैट व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एंड डाइहाइड्रोजन गैस। सो व्हेन बेस, फिर आपको ये इक्वेशन लिखना है। क्लियर? और फिर ये एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें इनके स्टेट्स मेंशन करने हैं। मेटल है तो कैसा होगा? सॉलिड होगा। दिस सॉल्ट इज एक्वियस एंड दिस इज गैसियस। इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? जिंक। दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसका नाम कैसे आया? सोडियम जिंकेट। कैसे नाम आया वो भी मैं आपको सिखाता हूं। आपको याद होगा कि जब भी कोई नेगेटिव आयन होता है ना S-2, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? सल्फाइड। जब कोई भी नेगेटिव आयन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? O है तो ऑक्साइड। सो देयर इज ए स्पेसिफिक सफिक्स आइड रिटन इन द लास्ट, देयर इज ए सफिक्स रिटन इन द नेम ऑफ एनी आयन, कि जब भी ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, लास्ट ईयर जब हम केमिकल फॉर्मूलास देख रहे थे तभी हमने सीखा था। सो देयर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला आइड रिटन इन द लास्ट। बट जब भी कोई ऑक्सीजन आता है कि SO4-2 आयन था, तो उसमें आइड नहीं लिखते, उसमें क्या लिखते हैं? सल्फेट। क्या लिखते हैं? सल्फेट। CO3-2 है, जब ऑक्सीजन पीछे आता है तो कार्बोनेट। क्लियर? जब भी NO3- आता है तो उसमें क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्रेट। तो यहां पे कौन सा सफिक्स आता है जब ऑक्सीजन साथ में हो? तो जब ऑक्सीजन साथ में है तो एक सफिक्स लगता है, दैट इज 8, दैट इज 8। सिमिलरली यहां पे जब सोडियम का, सोडियम जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा तो जिंकेट। क्या लगा? सोडियम जिंकेट। बिकॉज कभी भी पीछे जब ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा तो सफिक्स लगता है 8। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? बताओ तो। इसका आगे तो सोडियम है तो सोडियम का सोडियम, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनेट। वेरी गुड, एल्यूमिनेट सही जवाब। क्लियर? सोडियम जिंकेट, तो यहां पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि इसके पीछे भी ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्सीजन जिंकेट, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनेट। सल्फर ऑक्सीजन सल्फेट, कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनेट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रेट। क्लियर? सो PO4 भी आता था, एक और एग्जांपल है ना हमारे पास, PO4-3, सो इट इज फोस्फेट, फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फेट। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा करना है, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे आपको एक ही रिएक्शन याद रखना है एंड दैट इज ऑफ दिस वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा वाला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, याद रखो तो वेल एंड गुड। क्लियर? सो नाउ द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। लिखो चलो जल्दी से, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, सेकंड टाइटल लगाया। सो नाउ व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ एसिड इज नोन एज, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इट फॉर्म्स salt and water. So the second property, when base reacts with acid it forms salt and water. So what are the base? NaOH हमारा favorite, KOH second favorite, MgOH twice third favorite, ZnOH twice या तो फिर CaOH twice fourth favorite. So acid, HCl, H2SO4, here I can write HNO3, H2CO3. These are the
acids. These are the acids. Clear? Now when base reacts with acid, it forms salt. क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है, मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को. 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 वो तो सिंपल है. सो Na ने अगर हाइड्रोजन की जगह ले ली तो कंपाउंड बनेगा NaCl. पोटेशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो K2SO4. मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो मैग्नीशियम MgNO3 ट्वाइस नाइट्रेट. दैट इज कैल्शियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो काको3 कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O. ये H2O कहां से आया? ये H2O कहां से आया? सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो बचा क्या? OH. यहां पे हाइड्रोजन अकेला, क्योंकि Na और Cl, NaCl बना, बचा क्या? OH एंड H. H और OH, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दैट इज H2O. यहां पे भी पोटेशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, बचा क्या? HNOH, HNOH, HNOH. सभी में वही चीज बच रही है, इसीलिए बनता है H2O. बैलेंसिंग करना है. बैलेंसिंग आपकी काम है भाई. बैलेंस करते जाओ, बैलेंस के बिना कुछ होगा नहीं. सब में बैलेंसिंग करने की जरूरत ना भी पड़े, कुछ में जरूरत पड़े, लेकिन जहां जहां पे भी बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है आपको बैलेंस करना पड़ेगा. सो आई थिंक फर्स्ट के अलावा सभी में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट के अलावा सभी में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा. इसमें मैं करवा देता हूं एक बार. देखो, सोडियम 1, ओ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 1, इट इज बैलेंस्ड. K1, K2, तो K इस तरफ पोटेशियम 1 है, दूसरी तरफ पोटेशियम 2 है, तो मैं यहां आगे 2 लिखता हूं. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन. यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, तो आगे मैं 2 लिखता हूं. फॉर्मूला में चेंज मत करना, H2O2 मत कर देना. सो इट इज ओनली अ सिंगल O, 2H2O. नाउ 2O. हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन यहां पे है, 2 हाइड्रोजन यहां पे है. 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड. SO4. So I have balanced the chemical equation. Thank you very much. Clear? आगे मैग्नीशियम OH 2 बार है. देखो 2 बार है तो 2 ऑक्सीजन, यहां पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन, करो उसको बैलेंस. हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहां पे अकेला हाइड्रोजन, सो देयर इज 3 हाइड्रोजन. और यहां पे कितने हाइड्रोजन? यहां पे देयर आर 4 हाइड्रोजन. सो हियर आल्सो आई हैव टू राइट 2 + 2, 4 हाइड्रोजन. 1 nitrogen 3 oxygen, 1 nitrogen 3 oxygen, it is 2 times. Here also it is 2NO3, here also 2NO3. Clear? Calcium 1, oxygen 2, oxygen 1, karo balance. Hydrogen 2, total 4 hydrogen, 2 2s are 4 hydrogen. CO3 CO3 है ना. So it is balanced. तो इस तरीके से इसमें मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा, दैट विल बी मेक इजियर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. देखो यहाँ पे क्या आयन है? SO4 आयन है. यहाँ पे भी क्या है? SO4. यहाँ पे NO3, यहाँ पे भी NO3, CO3. तो यहाँ पे जो आयन्स है ना वही के वही रहा. SO4 है तो SO4 ही रहता है, NO3 है तो NO3 ही रहता है, CO3. इफ दोनों तरफ आयन्स सेम रहते हैं तो उस आयन को एज ए 1 कंसिडर करो, कंसिडर करो. इसमें अलग मत करो कि 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऐसे मत गिनो. SO4 इस तरीके से. इट कंसिडर्ड इट एज ए सिंगल यूनिट कि इस तरफ कितने SO4 है, इस तरफ कितने SO4 है, तो दोनों तरफ एक SO4 है. 4 SO4 है ऐसा मत गिनना. SO4 दैट इज कंबाइन सिंगल यूनिट, SO4 दैट इज कंबाइन सिंगल यूनिट. NO3 CO3. तो देखो NO3 यहाँ पे 2 बार हुआ पूरा ब्रैकेट करके, तो मैंने भी आगे 2 बार लिख दिया, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया. सो दैट विल बी इजियर. अगर आप इस तरीके से करने जाओगे कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्या करे तो कभी बैलेंस होगा ही नहीं. क्लियर? तो दैट इज द इजीएस्ट थिंग कि जब भी अगर नेगेटिव आयंस चेंज नहीं होते हैं तो उसको आप बिगाड़ो ही मत, उसको ऐसे कंसिडर, अकेला एक ही कंसिडर करो. किस तरफ कितने SO4 है, इस तरफ कितने SO4 है, देयर इज 1 SO4, हियर आल्सो देयर इज 1 SO4, बात खत्म.
There are 2 NO3, here also 2 NO3, 1 CO3, 1 CO3. तो इस तरीके से आप जाओ तो आपके लिए बैलेंसिंग करना काफ़ी इजी रहेगा, आपके लिए बैलेंसिंग करना काफ़ी इजी रहेगा. सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन. Now the third property of base, that is reaction of base with non-metal oxide. अभी नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है बताओ तो कोई है, कोई माइका लाल या लाली who can say that what do we mean by non metallic oxides, है ना. तो कोई ना कोई तो माइका लाल या लाली होगा ही that can say what do we mean by non metal oxides or non metallic oxides. Base NaOH, MgOH twice, ZnOH twice. When reacts with non-metal oxides, what do we mean by non-metal oxide? That is CO2, SO2. We can also write NO2. So आपको एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव आयंस हैं, हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव आयंस है पॉलीएटॉमिक, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला. तो आपको कोई ऐसा नेगेटिव आयन का मतलब पहले तो समझा देता हूँ, काफ़ी लोग तो उसी में गड़बड़ा गए. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na2SO4, तो इसे मैं नेगेटिव आयन बोलता हूँ. क्लियर. MgCl2, तो ये मेरा नेगेटिव आयन है जो पीछे लगता है ना, जो पिछू लगता है, पिछू, उसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन. उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन. तो ऐसे नेगेटिव आयंस में से आपको कोई पता है दैट इज रिलेटेड टू द CO2, इसके जैसा, इसका भाई कोई ऐसा लग रहा है जो CO2 जैसा नेगेटिव आयन है? CO2 जैसा कोई नेगेटिव आयन आपको पता है? दैट इज CO3-2 कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट. सो यहां पे कंपाउंड बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, N2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. यहां पे कंपाउंड बन रहा है प्लस रिलीज ऑफ H2O, प्लस रिलीज ऑफ H2O. क्या रिलीज होगा? H2O. तो यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर, यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर. अगर यहां पे हम देखने जाए MgOH twice प्लस SO2, SO2 से सिमिलर कौन सा है? SO4. सो दैट इज MgSO4 प्लस H2O. अगेन NO2 का सिमिलर कौन सा है? NO2 का सिमिलर होता है NO3 नाइट्रेट. तो यहां पे कंपाउंड बनेगा ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस H2O, जिंक नाइट्रेट प्लस H2O. यहां पे भी सेम चीज होगी. जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, बनता है सॉल्ट एंड वाटर. क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. आप मेटल की सारी प्रॉपर्टीज देखो, नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज देखो, बेस की सारी प्रॉपर्टीज देखो, एसिड की सारी प्रॉपर्टीज देखो, उन सब में एक ही चीज आती है, ये सारी. क्लियर. आपको सिर्फ उल्टा उल्टा करके घुमा देते हैं. एसिड की जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें भी क्या होता है? सॉल्ट बनता है. बेस की सारी प्रॉपर्टीज में भी क्या बनता है? सॉल्ट. तो सॉल्ट एक कॉमन चीज आती है कि हर एक रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा, बनेगा, बनेगा और बनेगा ही बनेगा. Clear. Now depending upon the positive ions and negative ions present on the reactant side, आपको वाटर मिल सकता है, हाइड्रोजन गैस मिल सकता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है. तो वो चीज़ें पॉसिबल है. H2, H2O, H2O प्लस CO2, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट साइड. अगर सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन भी साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है. अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा. सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट साइड. लेकिन हमारा जो कांस्टेंट चीज़ है, एंड दैट कांस्टेंट थिंग इज सॉल्ट, दैट कांस्टेंट थिंग इज सॉल्ट. तो आपको उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट सॉल्ट बनेगा, बनेगा, बनेगा ही बनेगा. तो सॉल्ट तो बनने ही वाला है. क्लियर इतना. सो दैट इज NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O. ये सारे प्रॉपर्टीज, देयर आर ओनली 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. तो हाँ, एसिड की 5 थी, बेस की सिर्फ 3 है. सो ओनली देयर आर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, देयर आर 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. होमवर्क एसिड में क्या दिया था? हर एक केमिकल प्रॉपर्टीज के 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं. द सेम थिंग फॉर द बेस.
फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलावा सभी प्रॉपर्टीज यानी दो प्रॉपर्टीज दोनों के 10 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। क्लियर? तक लिया? जाना मता, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड्स, कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर एसिड कितना है कैसे पता चलता है, कोई भी सॉल्यूशन में एसिड है या नहीं है, और है तो कितना है वो कैसे पता चलता है। नाउ दिस टॉपिक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीएसईबी 2020, लेकिन अगर इसके बाद वाला अगर आपको टॉपिक सीखना है तो आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा, दैट इज पीएच। क्या है बेटा? पीएच। इसे बोला जाता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है? पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर? तो जनरली अगर हम देखें हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करें तो कभी हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H2O से मिलके H3O+ बन जाता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन है बेटा, दिस इज एन हाइड्रोजन आयन बट इट इज अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन आयन की जगह वो बन जाता है H3O+ and that is known as hydronium ion. That is known as hydronium ion. Clear? So H+ हाइड्रोजन आयन की जगह क्या बनता है? H3O+, that is hydronium ion. तो वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं कि सपोज HCl का एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन यानी उसमें से पानी पहले से ही होगा, तो उसमें दो तरीके के आयन होंगे, दैट विल बी H3O+ एंड अनदर विल बी Cl-, क्योंकि Cl तो अकेला रह सकता है लेकिन H+ अकेला नहीं रहेगा, वो H2O इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके साथ मिलके क्या बना देगा? H3O+ एंड Cl-। क्लियर? श्योर, चलो वेरी गुड। नाउ कोई भी सॉल्यूशन में, अभी ये एक्वियस सॉल्यूशन में तो क्या हो सकता है? एक्वियस सॉल्यूशन पानी है, लेकिन कितना पानी है? 2 लीटर पानी है और 10 ml, ओनली 10 ml एसिड है। क्लियर? अगर 2 लीटर पानी है और उसके सामने 1 लीटर HCl है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा? कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली 1 लीटर वाला, क्योंकि 10 ml तो बहुत कम हुआ, तो 1 लीटर HCl है, तो उसमें पता कैसे चलेगा कोई भी सॉल्यूशन में? तो उस सॉल्यूशन में H3O+ आयंस बहुत ही ज्यादा होंगे। There will be a huge amount of H3O+ ions in 1 liter HCl solution as compared to 10 ml HCl solution. As compared to the 10 ml HCl solution. तो that is pH, कि pH हमें दिखाता है कि कोई भी सॉल्यूशन में कितने H3O+ हैं, कितने H3O+ प्रेजेंट है, या तो फिर कोई भी सॉल्यूशन का pH कितना है। pH जितना कम होगा ना बेटा, pH जितना कम होता है सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। pH जितना कम होता है सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि pH स्केल होती है। pH क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है, एक स्केल है। तो pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14 होती है, 0 to 7 एंड 7 to 14 ऐसे रखते हैं हम। ठीक है? अगर हमने pH स्केल मेजर किया कोई भी सॉल्यूशन का एंड pH स्केल शोज द रिजल्ट ऑफ 7, अगर pH स्केल में रिजल्ट कितना आता है? 7, देन इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट है, पानी है, तो उन सब का सॉल्यूशन का pH कितना आएगा? 7। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर लिया है, क्या लिया बेटा हमने? ओनली डिस्टिल्ड वाटर, देन इट विल शो द pH ऑफ 7। इफ इट इज शोज द pH लेस देन 7, देन इट विल बी एसिडिक। If the solution shows pH greater than 7, then it will be basic. Then it will be basic. तो जितना ज्यादा pH होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा, जितना pH कम होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं आपको पूछता हूं there is a solution A and there is a solution B, A का pH है 3 और B का pH है 6, तो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियसली जिनका pH 3 है। तो यहाँ पे जितना कम pH होता जाएगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। अगर सॉल्यूशन A is pH 3 एंड सॉल्यूशन B is pH 1, तो कौन सा ज्यादा होगा? सॉल्यूशन B will be more acidic, more acidic। अगर इसी तरीके से बेस में बात करें, there is a solution C and solution D, एक का pH 8 आ रहा है और दूसरे का pH 12 आ रहा है,
तो कौन सा बेसिक ज्यादा होगा? इसमें जो ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। C7 पे न्यूट्रल आता है, जितना बढ़ता जाएगा वो बेसिक होगा, जितना कम होता जाएगा वो एसिडिक होगा, जितना कम होता जाएगा वो एसिडिक होगा। क्लियर? तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। नाउ सिंपल सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इजी है, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, क्योंकि ये तो टॉपिक इजी है। हमारे पास सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी एंड सॉल्यूशन ई। ए का pH 2 है, बी का pH 5 है, सी का pH 7 है, डी का pH 11 है और ई का pH 13 है। अभी मैं कंपेयर करना चाहता हूं ए एंड बी को, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो सॉल्यूशन ए इज मोर एसिडिक, बट हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स में हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो 5 - 2 कितना होता है बेटा? 3। 5 - 2 कितना होता है? ध्यान से देखना। अभी हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन ए इज मोर एसिडिक देन बी, बट हाउ मेनी टाइम्स? कितना टाइम्स ज्यादा है? तो 5 - 2 कितना होता है? 3। तो हमें 3 zeros ऐड करने आफ्टर 1, 3 zeros, एक के पीछे 3 0 लगाओ, कितना हो गया? 1000 टाइम्स मोर एसिडिक, 1000 टाइम्स मोर एसिडिक। क्लियर? अभी मुझे ए और डी के बारे में डिफरेंस करना है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? तो ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसका पीएच कम है। कितने टाइम्स? तो 11 - 2 कितना होता है? 11 - 2 दैट इज 9 zeros ऐड करेंगे, तो एक के पीछे 9 0 दैट इज 10⁻9 टाइम्स, दैट इज 10�9 टाइम्स। क्लियर? अभी मुझे बी और सी के बारे में जानना है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो बी ज्यादा एसिडिक है। हाउ मेनी टाइम्स? 7 - 5 दैट इज 2 zeros, दैट इज एक के पीछे 2 0, दैट इज 100 टाइम्स, दैट इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक। क्लियर? डी और ई के बारे में जानना है, तो 13 - 11 दैट इज ऑल्सो 100 टाइम्स मोर एसिडिक, 100 टाइम्स मोर एसिडिक। कौन सा ज्यादा बेसिक है? तो ई ज्यादा बेसिक है, दैट इज ऑल्सो 100 टाइम्स मोर बेसिक। इन दोनों में ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन सा है? तो बी ज्यादा बेसिक है। कितना टाइम्स? 1000 टाइम्स मोर बेसिक बी है और 1000 टाइम्स मोर एसिडिक ए है। तो टाइम्स तो सेम ही निकालेंगे, जितना डिफरेंस है उतने zeros 1 के पीछे लगा दो, उतना ज्यादा टाइम्स मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सो दैट इज सिंपल पीएच। पीएच स्केल कहां से कहां होता है? 0 to 14 होता है। 7 पे न्यूट्रल दिखाएगा, 7 से कम पे एसिडिक, 7 से ज्यादा पे बेसिक। इतना ही हमें पीएच के बारे में सीखना है। अगर हम ये सीख लेते बेटा, देन एंड देन वी वुड बी एबल टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इतना आपको कर लेना है, होमवर्क कंप्लीट करो। थैंक यू वेरी मच।